गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो क्लास में हमारा जो हम पूर्व में हम जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक यूनिट है इसमें प्रशासनिक व्यवहार के नाम से, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के नाम से। उसमें हमने कुछ एक चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम उसी कड़ी में, चूँकि हम डिसीजन मेकिंग पे चर्चा कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा अध्याय है, तो उसको हमने कुछ 2-3 वीडियो क्लास में डिवाइड किया है। आज हम उस कड़ी में देखते हैं कि जो स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कोई भी जो निर्णय लिया जाता है संगठन में, प्रशासन में, उसके क्या क्या चरण होते हैं, वो किस तरह से लिया जाता है। या मैं आप सभी को एक तथ्य स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो सिलेबस है, या वैसे भी सामान्यतः जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें हर्बर्ट साइमन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको एक हर्बर्ट साइमन का नाम अच्छे से याद रखना होगा, तथा हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग के रेफरेंस में क्या बताया है, वो चीज़ भी आपको देखनी होगी। तो प्रशासन में निर्णय एक दैनिक गतिविधि है और एक निरंतर प्रोसेस के रूप में चलते रहने वाला एक स्वाभाविक सा कार्य है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के पूर्व में हमने ये भी देखा है कि हर्बर्ट साइमन के निर्णय की क्या परिभाषा दी, उनके क्या विचार थे, उन्होंने हार्ट भी कहा है डिसीजन मेकिंग को। तो हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग के 3 चरण बताए हैं। हर्बर्ट साइमन मानते हैं कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है। उन्होंने 3 स्टेज बताई है। पहली जो स्टेज है उनकी, पहला जो उनका चरण है, वो है, पहला चरण है आसूचना या बुद्धिमत्ता क्रिया, जिसे हम इंटेलिजेंस एक्टिविटी भी कह सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया में वह चरण जो, ये आसूचना नामक जो एक शब्द है, इंटेलिजेंस जिसको हम कह सकते हैं, ये सामान्यतः मिलिट्री से लिया हुआ है, सैन्य शब्दावली से लिया हुआ शब्द है। प्रथम चरण में समस्या का पता लगाया जाता है तथा आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े, तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इस चरण में निर्णय लेने के जो अवसर और स्थितियां हैं उनका अनुमान किया जाता है। दूसरा चरण है प्रारूप क्रिया, डिजाइन एक्टिविटी। इस द्वितीय चरण में विभिन्न जो विकल्प मिले हैं, उन विभिन्न विकल्पों एवं संभावित क्रियाविधियों का विकास और विश्लेषण किया जाता है। यह चरण समस्या तथा उसके संभावित विकल्पों के आकलन एवं समाधान के संबंध में चिंतन पर जोर देता है कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं उनके, उसके संबंध में विभिन्न विकल्पों का विकास करता है। तीसरा तथा जो अंतिम चरण है डिजाइन एक्टिविटी के बाद में, चॉइस एक्टिविटी। तो निर्णय का ये जो तीसरा और अंतिम चरण है, वो वही निर्णय है। इस चरण में समस्त जो उपलब्ध विकल्प हैं या जो कार्य विधियां हैं, उनमें से किसी एक का चयन कर लिया जाता है। तो जिसका चयन होता है वो अपने आप में एक निर्णय होता है। तो इस चरण में समस्त उपलब्ध विकल्पों या कार्य विधियों में से किसी एक का चयन होता है जो सर्वोत्कृष्ट उसको लगता है निर्णयकर्ता की दृष्टि में। साइमन के अनुसार निर्णय की जो उपयुक्त प्रक्रिया है, वो जॉन डेवी ने भी सन 1910 में बताए गए समस्या समाधान से संबंधित प्रश्नों से मिलती जुलती है। कई बार जॉन डेवी का पूछ लेते हैं एग्जाम में 1 नंबर में कि जॉन डेवी ने कब बताया था, क्या बताया था इस संबंध में। तो जॉन डेवी ने ये कहा था कि समस्या क्या है, सबसे पहले ये जानो क्या क्या विकल्प उपलब्ध है और कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं। एक महत्वपूर्ण ऑथर और है जो मॉडर्न मैनेजमेंट में आते हैं, पीटर ड्रकर। उन्होंने निर्णय के संबंध में 5 चरण स्पष्ट किए हैं। ड्रकर का मानना है कि सबसे पहले हमें समस्या का पता करना होगा, उसके बाद में समस्या का विश्लेषण करना होगा, फिर हमें वैकल्पिक समाधानों का विकास करना होगा, समस्याओं को सुलझाने के लिए एक सर्वोत्तम समाधान का चुनाव करना होगा और निर्णय को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी लोगों ने कुल मिलाकर के निर्णय प्रक्रिया के जो विभिन्न चरण हैं, उनमें यही महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। यदि हम सब इनका एक निष्कर्ष निकालें तो हमें पता लगता है कि निर्णय प्रक्रिया में कुछ एक ऐसे चरण होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके इर्द गिर्द ही निर्णय प्रक्रिया घूमती है। एक विवेकपूर्ण निर्णय वह हो सकता है जो प्रभावशाली और सक्षम तरीके से लक्ष्य प्राप्ति के विभिन्न मार्गों का चयन कर सके।
तो निर्णय की प्रक्रिया को वैज्ञानिक या विवेकशील बनाने के लिए भी आवश्यक है कि उसके प्रत्येक चरण का विधिवत विश्लेषण कर लिया जाए। सामान्यतः प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को हम कुछ एक चरणों में बांट सकते हैं कि वास्तव में व्यवहार में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले तो एक उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना भी है कि समस्या की व्याख्या तथा विश्लेषण से पहले निर्णयकर्ता अधिकारी के लिए समस्या से संबंधित उद्देश्यों को जानना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में केवल समस्या विशेष के उद्देश्यों को ही नहीं बल्कि संगठन के उद्देश्यों और निर्णयकर्ता के कार्य के संबंध में भी व्यापक और तटस्थ जानकारी उसको होनी चाहिए। संगठन एवं व्यक्ति के उद्देश्यों के मध्य संतुलन तथा पूर्व के निर्णयों पर हुई प्रतिक्रियाओं एवं उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर को भी इस प्रथम चरण में विश्लेषित किया जा सकता है। निर्णय के इस प्रथम चरण में समस्या के उद्देश्य, समाधान तथा पूर्व निर्णयों की प्रभावशीलता को जान लेने से निर्णय के आगे के चरण ईजी हो जाते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं कि समस्या की व्याख्या। निर्णय का दूसरा चरण भी बहुत निर्णायक है क्योंकि इस चरण में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में समस्या क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। कई बार समस्या कुछ और होती है तथा उसका समाधान और कुछ खोजा जाता है। अतः समस्या के वास्तविक स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। बर्नार्ड कहते हैं कि समस्या की जो व्याख्या करने से पूर्व जो समालोचक तत्व होते हैं उसको जान लेना चाहिए। समस्या को विभिन्न आयाम एवं कोण से देखने पर उसका वास्तविक स्वरूप या समालोचक तत्व मिल सकता है। उसके बाद में है कि समस्या का विश्लेषण, एनालिसिस। समस्या के उद्देश्य की परिभाषा तथा व्याख्या को जानने के पश्चात उस समस्या का संपूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस तीसरे चरण में यह ज्ञात किया जाता है कि निर्णय किसे लेना चाहिए, किस किस की सहमति लेनी चाहिए तथा किस किस को निर्णय की सूचना दी जानी चाहिए। अर्थात समस्या का व्यापक परिदृश्य और जो एक डायमेंशन है, क्षितिज है, उसको ढूंढा जाता है, विभिन्न आयामों को देखा जाता है। समस्या के विश्लेषण के लिए आवश्यक तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं तथा पूर्व निर्णय सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि समस्या गंभीर या बड़ी नहीं है तो उसे कुछ भागों में भी डिवाइड किया जा सकता है। ट्रकर ने समस्या के विश्लेषण के लिए 4 घटक पे जोड़ दिया कि निर्णय की भविष्य क्या है, निर्णय का प्रभाव क्षेत्र क्या है, गुणात्मक विचारों की संख्या क्या है और निर्णय की बारंबारता कितनी है। इन सब के बाद में फिर हम चौथे चरण के रूप में वैकल्पिक समाधानों का विकास कर सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया के इस चौथे चरण में हम उन विकल्पों की खोज की जाती है जो उस समस्या के समाधान के क्रम में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यद्यपि कई बार न तो बहुत सारे विकल्प होते हैं और न ही समस्त विकल्पों पर हमेशा पूर्ण चिंतन हो पाता है, तथापि अंतिम निर्णय में श्रेष्ठता लाने के लिए आवश्यक होता है कि कुछ विशिष्ट विकल्पों पर अवश्य मनन कर लिया जाए। विकल्पों का विकास समस्या की प्रकृति, उद्देश्य, व्याख्या तथा विश्लेषण के आधार पर एवं उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं की सहायता से यह हो सकता है। ये चरण मूलतः विकल्प को ढूंढने से संबंधित है। फिर सामान्यतः हम प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देखते हैं फिर कुछ एक विकल्पों की छंटनी की जाती है। निर्णय की जो ये अगली सीढ़ी होती है उसमें विभिन्न विकल्प जो होते हैं उनका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। ये भी देखते हैं कि कौन सा विकल्प किस कारण से अधिक प्रैक्टिकल है या अव्यवहारिक हो सकता है। एक समान प्रकृति के विकल्प एक वर्ग में रखे जा सकते हैं। यदि हमारे पास 10 विकल्प हैं तो हम उन्हें प्राथमिकता के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि उद्देश्य प्राप्ति में सहयोग किससे मिलेगा, विकल्प की लागत क्या रहेगी, उपयुक्तता किस में रहेगी, समय, विकल्पों के संभावित परिणाम। फिर इसके बाद में हम एक जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो हो सकता है उसका हम चयन कर सकते हैं। निर्णय का यह चरण ही निर्णय कहलाता है। इस चरण में उपलब्ध तथा मूल्यांकन किए गए विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प को समस्या समाधान या निर्णय के रूप में चुन लिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने में निर्णयकर्ता की परिस्थिति, अनुभव, अनुसंधान, विश्लेषण, विकल्पों की संख्या, समस्या की प्रकृति तथा उपलब्ध सूचनाएं इत्यादि निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सामान्यतः सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन में कुछ एक बातों का ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि अधिकाधिक लाभ हो, न्यूनतम हानि हो, उससे कम से कम प्रयत्नों तथा संसाधनों से समाधान हो जाए, समयानुकूल समाधान हो जाए, संगठन के पास उपलब्ध संसाधनों की सीमाएं। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है निर्णय का क्रियान्वयन। निर्णय कर लेना तथा उसका क्रियान्वयन करना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। बर्नार्ड ने भी कहा कि सत्ता केवल आदेश देना नहीं बल्कि अधीनस्थों के द्वारा उसकी स्वीकृति है। इसी प्रकार निर्णय को स्वीकार करना उसकी क्रियान्विति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस चरण में संचार, समन्वय, नियंत्रण, प्रत्यायोजन इत्यादि के द्वारा अधीनस्थों
से निर्णय को क्रियान्वित करवाया जाता है। यह आवश्यक है कि निर्णय ऐसा हो जो क्रियान्वित करने योग्य हो या अधीनस्थों में इतनी प्रेरणा और वो मनोबल दे सके कि वह स्वतः ही उस निर्णय को स्वीकार कर लें। फिर प्रत्युत्तर या अनुसरण या फीडबैक, किए गए निर्णय का क्या फीडबैक है प्राप्त करना अनुवर्तन कहलाता है। अर्थात फीडबैक प्राप्त करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। बिना फीडबैक क्योंकि इससे निर्णय का मूल्यांकन कर सकते हैं। आज के निर्णय का मूल्यांकन प्रत्युत्तर भविष्य के निर्णय के लिए एक आधार बन सकता है। प्रत्युत्तर के इस चरण में ही निर्णय पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। तो सुपरविजन के माध्यम से निर्णय के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर किया जाता है तथा किसी प्रकार का संशय या गलतफहमी अधीनस्थों में हो तो उसका भी निराकरण किया जा सकता है। बहुत से निर्णयों में संशोधन भी करना पड़ सकता है तथा निर्णयों को रद्द भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निर्णय में कुछ एक प्रक्रियाएं होती हैं, निर्णय के कुछ एक चरण होते हैं। इनके आधार पर हम निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम संक्षेप में ये भी देख सकते हैं कि निर्णय की तकनीक क्या हो सकती है। तो भाई जैसे विवेकशीलता, जजमेंटल तकनीक हो सकती है, या कोई एक मॉडल ले लिया हमने, या व्यवहारिक तकनीक हो सकती है, आर्थिक तकनीक हो सकती है, स्टैटिकल आधार पे हम ले रहे हैं। तो इस तरह से कुछ एक तथ्य इसमें और आ सकते हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग तकनीक बताई गई है। हम कौन सी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं उस पर हमारा निर्णय निर्भर करता है कि वो कैसा होगा, और साथ ही हम किस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं उसके लिए एक अलग प्रकार की तकनीक हो सकती है। तो निर्णय के संबंध में अनेक प्रकार की तकनीक भी पाई जाती है। मुझे आशा है कि निर्णय के डिसीजन मेकिंग के संबंध में आपको इस अध्याय से ज़रूर लाभ हुआ होगा। आपको अगर इस संबंध में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मुझे लिख सकते हैं। ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।